नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। इस वक्त बड़ी खबर और अहम खबर लखनऊ से आ रही है। गोरखपुर को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऊर्जा विभाग की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। 5 कालिदास मार्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। शाम 5 बजे आपको बता दें ये कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मौजूद होंगे। गोरखपुर की विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने में मुख्यमंत्री लगातार जुटे हुए हैं। औद्योगिक, घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति देने के लिए ये परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। परियोजनाओं के तहत जो ट्रांसफार्मर हैं उनकी संख्या और क्षमता बढ़ाई जाएगी। तो गोरखपुर की जनता को बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। शाम 5 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होना है और ऐसे में जो विद्युत आपूर्ति है उसको कैसे बेहतर किया जाए, इस परियोजना के जरिए ये लक्ष्य रखा गया है। ट्रांसफार्मर्स की क्षमता को बढ़ाया जाएगा इस परियोजना के जरिए। करोड़ों रुपए की यह सौगात है। योगी सरकार का लक्ष्य रहा है, जब से सरकार में योगी सरकार आई, सत्ता में आई, लगातार 24 घंटे शहरों को, गांव को 18 घंटे बिजली आपूर्ति का लक्ष्य सरकार ने तय किया। इस पर लगातार सरकार काम कर रही है। गोरखपुर चूंकि गृह क्षेत्र है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहां से लगातार वो 5 बार सांसद रहे हैं, तो एक लगाव भी और जाहिर तौर पर किस तरीके से विद्युत आपूर्ति को बेहतर किया जाए, ये परियोजनाएं जाहिर तौर पर अहम अब रोल निभाने जा रही हैं। आपको बता दें कि 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। ट्रांसफार्मर्स, उनकी क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, इन परियोजनाओं में इस बात पर बखूबी काम किया गया है। यानी कि गोरखपुर की जनता को अब बिजली के लिए परेशान नहीं रहना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। टीम 11 के साथ सीएम योगी की बैठक। इस बीच 5 कालिदास मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक हो रही है। बैठक में टीम 11 के अध्यक्ष समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। बैठक में एसीएस, डीजीपी समेत तमाम अधिकारी मौजूद हैं। कोविड-19 के संबंध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। 5 कालिदास मार्ग, जो कि मुख्यमंत्री आवास कहा जाता है, वहां पर इस वक्त टीम 11 के साथ बैठक चल रही है। राहुल श्रीवास्तव विशेष संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बिना देरी के सीधे राहुल का रुख करते हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे ये टीम 11 की जो बैठक है कितनी देर पहले शुरू हुई और किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इसमें चर्चा होनी है? देखिए, निश्चित तौर पर एक ये महत्वपूर्ण बैठक है टीम 11 की। जब कोरोना का संक्रमण आया है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, तब से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक रणनीति बनाते हैं अपने टीम 11 के साथ। टीम 11 में वो अधिकारी शामिल है जो इस तरह की परिस्थितियों से पहले भी हो चुके, काफी अनुभव है। तो निश्चित तौर पर एक गहन मंत्रणा होती है पिछले 24 घंटे में किस तरह के हालात रहे, उत्तर प्रदेश में कितने मरीज मिले हैं, कितने लोगों की मौत हुई है और अगले 24 घंटे में क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर ये अहम बैठक होती है। निश्चित तौर पर दीपावली का त्योहार करीब है, इसके अलावा सर्दी का मौसम भी शुरू हो गया है, तो कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है, जिसको लेकर टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सुविधाओं को और कैसे बेहतर बनाया जा सके, जो भी मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल में, उनको योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देश देते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बैठक होती है टीम 11 के साथ सीएम की, उसी बैठक को वो निर्देश दे रहे हैं। इसके अलावा जो पराली की घटना की स्थिति खराब हो रही है, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होती है। जी राहुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से कोरोना को संभालने में काम किया है योगी सरकार ने, उसको लेकर आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये साबित किया कि वो जो 9 बिंदु थे
उन पर खरी उतरी है, उनमें से 8 पर खरी उतरी है, तो जाहिर तौर पर मैनेजमेंट और कैसे बेहतर किया जाए इस पर चर्चा होगी। लेकिन पराली ये एक बहुत बड़ा मसला है, खासतौर से चूंकि एनसीआर में कई इलाके उत्तर प्रदेश के भी आते हैं, तो उसको लेकर क्या अब रणनीति बनाई जा सकती है, क्या आपके सूत्र बताते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार एक तरफ जहाँ कोरोना का संक्रमण से लेकर वायु प्रदूषण है, उसकी सबसे बड़ी वजह एक पराली जो जलाई जा रही है, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि जो किसान भी पराली जला रहे हैं उनको जागरूक किया जाए, उनके बीच में उनको पहुंचकर समझाया जाए, उनसे किसी तरह का दुर्व्यवहार न किया जाए। क्योंकि कल कुछ तस्वीरें ऐसे सामने आई थी जहां पर किसानों के साथ बदसलूकी गई थी। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। टीम 11 की बैठक में साफ साफ कहा है कि किसानों को जागरूक किया जाए, पराली से और क्या बेहतर वस्तुएं बन सकती है, उसका उपयोग कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके बारे में किसानों को जानकारी दी जाए। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि जो वायु प्रदूषण दिन पर दिन खराब हो रहा, राजधानी लखनऊ समेत कई अन्य शहरों का, उसमें तेजी से सुधार लाया जाए। क्योंकि जो सांस बीमारी से जो ग्रसित हो रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चों पर, बूढ़ों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिल्कुल राहुल, आपसे आगे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल श्रीवास्तव विशेष संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण अहम बैठक चल रही है टीम 11 की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, और इसमें रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि प्रदूषण का स्तर आप झेल रहे हैं, देख रहे हैं, और प्रदूषण ना सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि कोरोना भी इसमें और विशाल और विकराल रूप ले सकता है। तो जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण होगा देखना कि क्या रणनीति अब बनती है इस बैठक में। तो जिस तरह से पराली को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सजग हैं, किसानों को लेकर भी निर्देश दे चुके हैं, इस बीच राजनीति भी इस पर हो रही है। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर 600 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं अब तक, और 64 किसानों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट भी किया, और उस ट्वीट में वो कहती हैं पराली जलाने की आड़ में किसानों के साथ अत्याचार सरकार कर रही है। कार्रवाई करने से पहले किसानों को जागरूक करना चाहिए, मायावती अपने ट्वीट में लिखती हैं। वो ट्वीट भी अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और उसमें वो कहती हैं यूपी में फैले प्रदूषण को लेकर खासकर यहां पराली जलाने की आड़ में किसानों के साथ हो रही जुल्म, ज्यादती अति निंदनीय, जबकि इस मामले में सरकार को कोई भी कार्यवाही करने से पहले उन्हें जागरूक और जरूरी सहायता देने की भी जरूरत है। बीएसपी की यही मांग। तो मायावती, जो कि बीएसपी के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, वो इशारा कर रही हैं, सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि देखिए जुल्म ना हो पराली जलाने के नाम पर। आपको बता दें कि 600 से ज्यादा किसानों पर केस दर्ज हो चुका है पराली जलाने को लेकर, और इस पर अब राजनीतिक संग्राम छिड़ता हुआ। मायावती यही कह रही हैं कि जुल्म ज्यादती सरकार कर रही है, पुलिस कर रही है। जरूरी यह है कि आप किसानों को सहायता दें, जरूरी यह है कि किसानों को आप जागरूक करें। और अगली खबर यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है। अप्रैल मई में माना जा रहा है कि यूपी पंचायत चुनाव कराने की तैयारी हो रही है। 4 चरण में 4 पदों के लिए मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग में 4 चरणों में चुनाव कराने की तैयारी। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए ये वोटिंग होगी। जिला पंचायत सदस्य समेत सभी 4 पदों पर एक साथ वोटिंग होनी है। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र यानी कि जो जिले हैं उसके जिले के विकास खंड 4 हिस्सों में बांटे जाएंगे। वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण के काम की शुरुआत, इसके लिए निर्धारित समय भी है, और उसमें आयोग जुटा हुआ है काम में पूरा करने के लिए। बूथ लेवल ऑफिसर इन दिनों घर घर जाकर वोटर लिस्ट बना रहे हैं। सत्यापन का काम शुरू हो चुका है। 15 नवंबर तक माना जा रहा है कि सत्यापन का काम खत्म कर लिया जाएगा। इसके बाद संकलित डेटा होगा। 28 दिसंबर को
मतदाता सूची का फाइनल ड्राफ्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो तैयारियां जोर शोर से प्रशासन की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर 4 पदों पर ये चुनाव होंगे। आलोक राय, असिस्टेंट एडिटर, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक राय जी, आपसे यही जानना चाहेंगे, चूंकि पंचायत चुनाव जाहिर तौर पर काफी महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं, और क्या तैयारी अब इस वक्त प्रशासन की देख पा रहे हैं आप? पंचायत चुनाव निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होता है, और चूंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, बड़ा राज्य है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पंचायत का चुनाव भी बहुत मायने रखता है। बड़ी तादाद में पंचायत प्रतिनिधियों का जनता चुनाव करती है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग जो है पूरी तैयारी में जुट चुका है। बीएलओ जो है घर घर जाकर सारा डेटा संकलित कर रहे हैं। वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का काम चल रहा है, और ये काम 15 नवंबर तक पूरा किया जाना है। इसके बाद जो है फाइनल ड्राफ्ट जो है वो सारा डेटा फीड होने के बाद फाइनल ड्राफ्ट जो है प्रकाशित किया जाएगा। और ये 4 चरणों में 4 पदों के लिए चुनाव कराने की तैयारी है। अप्रैल और मई के बीच में अगले साल यानी 2021 अप्रैल मई में चुनाव कराने की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य है, ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, ये चारों पदों के लिए चुनाव एक ही साथ मतदान कराने की तैयारी है, और ये 4 चरणों में कराना है। तो कुल मिलाकर इसके लिए जो है पूरी तैयारी में निर्वाचन आयोग जो राज्य का वो जुट गया है। उसके साथ साथ जो भी वोटिंग से संबंधित जो भी जरूरतें हैं, जो भी कार्य वो भी किए जा रहे हैं, चाहे वो मत पेटियों का रंग रोगन हो, उनकी तैयारी हो, उनको इकट्ठा करना हो एक जगह, तो ये सारा काम जो है युद्ध स्तर पर जो है जारी है। इसके लिए जो है तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, और लगातार जो है अधिकारी जो भी इससे संबंधित हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो जो है तमाम विकास खंडों में हैं, तमाम फील्ड में तैनात किए गए हैं। सबको जिम्मेदारियां दी गई और सब अपना कार्य जो है कर रहे हैं, ताकि 15 नवंबर तक ये सारी तैयारियां पूरी हो जा सके। इसके बाद दिसंबर में ड्राफ्ट जो है प्रकाशित किया जाए, और अगले साल में चुनाव की मुकम्मल जो है घोषणा कर दी जाए, ताकि चुनाव समय पर संपन्न कराए जा सके। क्योंकि ऑलरेडी कोरोना की वजह से चुनाव डिलेड है, बहुत ज्यादा डिले हो चुके हैं। इसलिए अब इस बार तैयारी है कि अप्रैल मई में हर हाल में चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा सके। जी शुक्रिया आलोक, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जाहिर तौर पर ये पहले चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन कोरोना को देखते हुए लगातार इसमें डिले हो रहा है। और अब ये माना जा रहा है, जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक 4 चरणों में चुनाव कराने की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग की। माना जा रहा है कि अप्रैल मई में यूपी पंचायत चुनाव हो सकते हैं, और प्रशासन ने इसके लिए जोर शोर से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी है। 28 दिसंबर तक माना जा रहा है कि फाइनल ड्राफ्ट होगा। और ये चुनाव इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो देश है वो कहा जाता है भारत गांव का देश है, और जो आत्मा है वो देश की गांव में बसती है। और गांव के लिए पंचायत चुनाव बेहद जरूरी होते हैं। बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, इसके लिए गांव वाले सीधे ग्राम प्रधान का ही रुख करते हैं। तो चुनाव की पहली इकाई यानी कि पंचायत चुनाव अप्रैल मई में हो सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जौनपुर से अगली खबर है, जहां पर पर्स चोरी का आरोप लगाकर महिला की पिटाई का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला की पिटाई की जा रही है। कुछ देर में आपको वीडियो भी हम दिखाएंगे। वीडियो में महिला को लात घूंसों से पीट रहे हैं कुछ लोग। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस भी हरकत में आई है। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अन्य आरोपियों की भी तलाश पुलिस कर रही है। सराय ख्वाजा थाना इलाके का ये मामला है। आपको बता दें कि अब तक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ के जरिए अन्य आरोपियों तक पहुंचने की पुलिस की कोशिश। सराय ख्वाजा थाना इलाके के जपटापुर गांव का ये मामला, जहां पर पर्स चोरी का आरोप लगाकर महिला की जमकर कुछ लोगों ने पिटाई की। और ये वीडियो भी अब आपको हम दिखा रहे हैं। यहां पर हालांकि अब पुलिस हरकत में आई है, और अब तक 2 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। वीडियो के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपियों तक पहुंचने की पुलिस कोशिश कर रही है। एक महिला, उस पर पर्स चोरी का आरोप लगाया जाता है, और उसी के नाम पर उसकी जमकर पिटाई की जाती है। लात घूंसों से पिटाई की गई है उस महिला की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, और जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस हरकत में आई। अब तक 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सोशल मीडिया पर एक महिला की मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के संबंध में जांच की गई तो पाया गया कि ऑटो से यात्रा करते समय एक महिला के ऊपर चोरी का आरोप लगाते हुए उसको ऑटो से उतारने के बाद वहाँ के लोगों द्वारा, वहाँ इकट्ठे लोगों
के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। इस मारपीट का वीडियो वायरल होने का तत्काल संज्ञान लेते हुए इस पर अपराध पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। शेष आरोपियों के बारे में पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और बाद अपराध पंजीकरण अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देवेंद्र खरे हमारे संवाददाता जौनपुर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये बताइए क्या ताजा अपडेट है? जी, आपको बता दिए पूरा मामला खड़ा क्षेत्र का है, जिसमें सोशल मीडिया पे एक महिला का पिटाई किसी तरह अमानवीय तरह पीटा जा रहा है सामने आया, जिसको हरकत देखते हुए उस तरह खोजा कि पुलिस ने 2 लोगों को जो मार रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। बाकी लोगों के अन्य की तलाश में जुटी है। जी देवेंद्र, ये जो महिला है उसके बारे में कुछ बताइए। ये बताया जा रहा है कि कल टेम्पो में बैठ के महिला जा रही थी, जिसमें वहां पर उसमें बैठे हुए टेम्पो में यात्री लोग इसके चोरी का आरोप लगा के उसको उतार कर अमानवीय तरीके से लात घूंटे चप्पल से मार रहे हैं। और ये बताने और लोग तमाम लोग बगल में हैं वो समाजहीन बनकर देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई महिला को बताने का जोमत नहीं पा रहा है, जिसका सोशल मीडिया पर किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तब जाकर पुलिस हरकत में आके 2 लोग को मौके पर गिरफ्तार कर लिए। जी शुक्रिया देवेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। डीसीएम कंपनी में आग का तांडव लगातार जारी है। 24 घंटे के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। करीब 100 दमकल की गाड़ियां वहां मौजूद, लेकिन तब भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। मसूरी थाना इलाके में ये डीसीएम कंपनी स्थित है, जहां पर आग लगी है। 24 घंटे हो चुके हैं। आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। डीसीएम कंपनी में आग का तांडव लगातार जारी है। आपको स्पॉट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए सारा सामान जो है वो जलकर खाक हो चुका है। 24 घंटे बीत चुके हैं इस आग को लगे हुए, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। 100 दमकल की गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं, लेकिन आग इतनी भयानक रूप ले चुकी थी कि उसे अब तक नहीं बुझाया जा चुका है। लाखों का नुकसान यहां पर माना जा रहा है कि हुआ है इस कंपनी को। करीब 100 दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद अभी भी हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। मसूरी थाना इलाके में ये डीसीएम कंपनी स्थित, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। यादराम भारती हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। यादराम, आपसे जानना चाहेंगे अभी कैसी सिचुएशन है? देखिए, कल मसूरी इलाके में एक डीसीएम फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसमें आग इतनी भयानक थी कि करीब 24 घंटे बीत जाने के बाद भी, मैं अभी की अगर बात करूं आधे घंटे पहले की, तो यहां पर आग अभी भी लगी हुई है। हालांकि जो दमकल की 100 से भी ज्यादा जो फायर ब्रिगेड गाड़ियां हैं वो यहाँ पर लगातार रेस्क्यू कर रही हैं और लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो आग है वो धीरे धीरे लगातार थोड़ी थोड़ी देर में अभी भी लपटे पकड़ रही है। फिलहाल जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो और मंगवाई जा रही हैं। आसपास के जो लोग हैं वो भी वहां से भी गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरें जो न्यूज़ 1 इंडिया के चैनल पे चल रही हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फैक्ट्री है वो धीरे धीरे लगातार सुलग रही है और आग अभी तक पूरी तरीके से बुझ नहीं पाई है। हालांकि जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि आग को जल्दी ही बुझा लिया जाएगा और सीधे तौर पर अभी वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितना उसमें समय लगेगा, लेकिन उनका दावा है कि आग को जल्दी ही बुझा लिया जाएगा। जी। और जान माल का नुकसान का आकलन कितना अब तक माना जा रहा है? देखिए, ये एक डीसीएम फैक्ट्री थी। हालांकि जो मालिक हैं उनसे वजह की जानकारी ली जा रही है कि आखिर क्या क्या ऐसा सामान अंदर रखा हुआ है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि अंदर किसी तरह के केमिकल होने की आशंका है, जिसकी वजह से बार बार आग बुझती तो है लेकिन वो फिर से भड़क जाती है। तो आखिर अंदर ऐसी क्या चीज है, इसकी जानकारी मालिक से ली जा रही है। और जहां तक नुकसान की बात है तो फैक्ट्री के अंदर लाखों रुपए का सामान था, वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। लेकिन आग बुझने ही के बाद ही देखा जाए तो फैक्ट्री पूरी तरीके से जल के खत्म हो चुकी है और लगभग जो भी सामान था वो सब खत्म हो चुका है। ऐसे में जो नुकसान का अंदाजा है वो बाद में लगाया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो प्रायोरिटी है वो यही है कि आग को बुझाया जाए।
शुक्रिया यादराम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए, आप तस्वीरों देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक ये आग रही होगी। 24 घंटे बीत चुके हैं लेकिन आग अब तक काबू में नहीं आई है। वजह यह माना जा रहा है, जिस तरह से हमारे संवाददाता यादराम बता रहे थे, कि माना जा रहा है कि यहाँ पर केमिकल शायद रखा है और वो केमिकल जो है वो रोड़ा साबित हो रहा है आग पर काबू पाने में, चूंकि आग को बढ़ाने में वो केमिकल मददगार साबित हो रहा है। बाराबंकी से अगली खबर, जहां पर पुलिस के 3 सिपाही फिरौती और अपहरण में लिप्त पाए गए हैं। मामले में तीनों सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी की तैयारी भी हो रही है। फिरौती ना देने पर अफीम तस्करी में जेल भेजने की धमकी दी थी। फिरौती और अपहरण पर सख्त यहां पर नजर आए हैं बाराबंकी के एसपी। बाराबंकी के कोटी थाने में सीओ ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को मसौली थाने के मुलीगंज निवासी राहुल सिंह को 4 सिपाहियों ने अपहरण कर उनसे फिरौती मांगी थी। फिरौती ना देने पर मार्फिन और अफीम में फंसाने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत राहुल ने एसपी अरविंद चतुर्वेदी से की थी। मामले का संज्ञान लेते हुए कोटी थाने में तैनात सिपाही जमाल, नीलेश सिंह और अमित सिंह, साथ ही आशीष तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए सीओ पंकज सिंह को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। जांच में 3 सिपाही दोषी पाए गए, जबकि 1 सिपाही अमित सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, उन्हें बरी कर दिया गया। 3 सिपाहियों के खिलाफ कोटी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब माना जा रहा है कि गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। शिवम जायसवाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिवम, आखिरकार ये जो तस्वीरें हैं, ये जिस तरीके की खबर है, यही खबर तो पुलिस पर भरोसा कम कर देती है। अब तक क्या हुआ है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल बाराबंकी जनपद की बात की जाए तो अरविंद चतुर्वेदी के आने के बाद जो पुलिस महकमा है वो काफी सुधरा है। और मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस के 3 सिपाही हैं जो फिरौती और अपहरण मामले में लिप्त मिले थे। अभी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और बाराबंकी के एसपी जो अरविंद चतुर्वेदी हैं वो फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जो मामला है वो 16 अक्टूबर का है। मसौली थाना क्षेत्र के मूलीगंज जो गांव है, वहां के एक निवासी राहुल सिंह, उनको 4 सिपाहियों ने अपनी प्राइवेट कार में जबरन बैठा लिया था और उसके बाद उनको 3 दिन कोठी थाने में रखा था। राहुल का आरोप है कि एसएचओ जो कोठी है शैलेश यादव, इनके मौजूदगी में 3 लाख रुपए की डिमांड की गई, 5 की डिमांड की है, जिसमें से 2 से 3 लाख रुपए इनको दिए गए और उसके बाद जो है इनको छोड़ा गया। और छोड़ने के बाद राहुल ने जो है एसपी साहब को शिकायती पत्र देकर इस पर जांच कराने की बात कही थी। तो एसपी अरविंद चतुर्वेदी ने इसकी जांच सीओ आरएफ घाट को सौंप दी थी। अब जो सीओ आरएफ घाट, उन्होंने अपनी जांच में इनको दोनों को, तीनों जो 4 सिपाही थे, इनमें से 3 सिपाही जो है उनको दोषी पाया और 1 सिपाही जो है उसको साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया है। लेकिन जो 3 सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, ये लगातार जो बाराबंकी में वसूली की खबरें आया करती थी और इसके बाद जो ये कार्रवाई हुई है, शायद एक नजीर देने की बात कही जा सकती है कि इस मामले के बाद जाहिर तौर पर शिवम, बेहद जरूरी है कि इस तरह की कार्रवाई हो ताकि एक परसेप्शन लोगों के बीच में क्रिएट हो कि अगर ऐसे लोग पुलिस के विभाग के अंदर काम करते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई पुलिस करती है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हरदोई में सपा यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। सपा यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिला अध्यक्ष राम ज्ञान गुप्ता ने यह मांग की कि हरदोई जिले में जो किसानों पर पराली जलाने के नाम पर लेखपालों की ओर से फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन सभी मुकदमों को वापस लिया जाए। किसानों को बीज, यूरिया खाद उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाए, किसानों के धान की तौल समय से कराई जाए और भुगतान भी समय पर कराया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि धान क्रय केंद्रों पर बिचौलियों का बोलबाला है। क्रय केंद्रों पर किसान अपनी फसल के लिए 4-5 दिन वहां पर लगातार घूमता रहता है। किसानों को सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।